बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद फ़राइश। बड़ी एक अहम खबर जो सामने आई है, जो एक डेवलपमेंट हुई है, वो 9 मई के केसेस के हवाले से है। 9 मई के आपने देखा कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने फैसलाबाद की अदालत ने और लाहौर की जो एटीसी की कोर्ट है उसने इससे पहले भी 2 फैसले आ चुके हैं जिसमें जो पीटीआई के लोग हैं जो 9 मई जिन्होंने किया, जो उसमें शामिल थे, उसमें मुलविस थे 9 मई करने में, जो जिन्ना हाउस में हमला हुआ, उसके अलावा जो फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पे हमला हुआ, इस तरह पेशावर में और रावलपिंडी में जो हमले हुए, कराची तक ये बदबूदार और ये जिस तरीके से खुद साख्ता और मज़मूम अज़ाइम के साथ एक नापाक कोशिश की गई और रियासत के अंदर एक अपनी रियासत कायम करने के लिए, जो इजारादारी कायम करने के लिए जो कुछ किया गया, उसका ये यानी कि ये फैसले आना शुरू हो गए। एटीसी लाहौर ने 9 मई के जो है वो उसमें फ़ैसला किया है, जिसमें कोई करीबन समझ लें कि कोई 39 लोगों का ट्रायल था एटीसी ने किया, जहाँ पर कोई 21 लोगों को बरी किया गया और जो तकरीबन 18 लोग थे जिनको सज़ाएँ दी गई। सज़ा पाने वालों में एजाज चौधरी शामिल हैं, उसमें महमूद रशीद शामिल हैं, उसमें उमर सरफराज चीमा हैं और शाहमूद कुरैशी को उसमें बरी किया गया। और इस केस की सबसे अहम बात यह है कि इसमें खतीजा शाह, जिनका एक बड़ा पावरफुल घराने से एक ताल्लुक़ रहा है, फ़ौज के एक इदारे के उनके जो तकरीबन को उनके जो बड़े थे उसमें वो रहे हैं फ़ौज में आला ओहदे पर, उनके ख़िलाफ़ ये केस आया है। यानी कि जो अदालत है, जो कोर्ट है, वो जो कानून है, उसने एक अपना रास्ता लिया है। तो ये बड़ा कोई सिंपल केस है, ये कोई मुश्किल केस नहीं है। और इस केस का जो बेनिफिशरी है वो सिर्फ बानी पीटीआई है। इमरान खान इसका केस का जो है वो इसका 9 मई का बेनिफिशरी था। ये सारा सर्कल जो है, जो सारा जो दायरा है उसके गिर्द घूमता है। मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ 9 मई से पहले। 9 मई कोई महज इत्तेफाक नहीं है, ना 9 मई जो है वो एक दिन में हुआ है और ये कुछ अचानक से हो गया है। अगर ये अचानक से होता और महज इत्तेफाक होता तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी एक ख़ास जगह पे होता। लेकिन 9 मई जो है वो लाहौर से लेकर कराची तक बायक वक्त इसमें जो है वो किया गया। जो इन्होंने हमले किए स्टेट के ऊपर, ये सारे सिमिलर हमले हैं और एक सोची समझी एक साजिश के ज़रिए ये किए गए। 4 मई को और 6 मई को बानी पीटीआई ने ज़मान पार्क में इजलास किया। एक तलत नामी जो स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो इस्तगासा में और जेआईटी में जो बयान रिकॉर्ड कराए, जो कोर्ट को ट्रायल के दौरान उन्होंने अपने ये चीज़ें बताई, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि 6 मई में हमारे लोग जो है वो इजलास में मौजूद थे, जहाँ पर बानी ने ये बात कही कि मुझे अल कादर ट्रस्ट केस में इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपने जो है वो आपने जो घरों से बाहर निकलना है, अपनी लोकल लीडरशिप को ये बात कही कि आप घरों से बाहर निकलेंगे और मुझे जो गिरफ्तारी का डर है, उसका खदशा है, आपने फिर जो है वो अदारों की तरफ जाना है, हसास इमारतों की तरफ जाना है, ताकि वो अदारे जो हैं वो डर के मुझे गिरफ्तार नहीं करें। और ये आप देखिए कि 9 मई के फ़ौरन बाद कोई बानी ने इसकी कोई मजम्मत नहीं की। और 9 मई के बाद यानी कि जब वो इस्लामाबाद की एक अदालत में 11 मई को पेश हुए बड़े फातिहाना अंदाज में, और जहाँ पे चीफ जस्टिस ने उनको कोर्ट में बुलाया और कहा कि गुड टू सी यू, ये एक बड़ा जुमला जो एक मुहावरा बड़ा मशहूर हुआ, तब तक उन्होंने समझ लें कि किसी किस्म का कोई इनकार नहीं किया और पहला स्टेटमेंट जारी किया कि जब रेंजर्स या अदारे मुझे गिरफ्तार करेंगे तो लोगों का रद्द-ए-अमल तो आएगा। और उससे पहले ये देखिए कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट थी, सेशन कोर्ट ने अदम इनकी हाज़िरी के ऊपर जो वारंट गिरफ्तारी जारी किया और इस्लामाबाद की पुलिस, मुकामी पुलिस लाहौर के साथ मिलकर जब बनी गाला की यानी कि ज़मान पार्क में उनको गिरफ्तार करने के लिए आई, तो मासूक ने एक वीडियो बयान जारी किया कि मुझे गिरफ्तारी का डर है, पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो आप बाहर निकलें। यानी कि मैं आपको ये बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए कड़ियाँ कैसे मिलती हैं। यानी कि 9 मई के साथ 4 मई जुड़ा है, 6 मई जुड़ा है और इस्लामाबाद में उनका मई के महीने में, उससे पहले तोशाखाना के केस में अदम हाज़िरी के ऊपर उनका गिरफ्तार होने से पहले लोगों को ये बात कहना, और फिर 26 नवंबर देख लीजिए। पर मैं तो ये समझता हूँ कि 2010 से आप शुरू कर लें और 2014 को देख लें, डी चौक का धरना जो था 126 दिन का, उसमें किस तरीके से गालम गलोच की गई, किस तरीके से गालियाँ दी जाती रहीं, किस तरह से स्टाइल बनाए जाते रहे, लोगों की नकलें उतारी जाती रहीं, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो नत्थी हुई और ये आस्ता आस्ता जो आपस में जुड़ती रहीं, जो आके समझ लें कि जो उनकी तरबियत थी, जो तालीम दी गई लोगों को, वो आके 9 मई जैसा एक बड़ा सानिया कर दिया। अब इनको ये एहसास नहीं है कि आपने रियासत के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी बगावत की और इसको आज तक
کوئی پشیمانی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو کہ ہم نے یہ اتنا بڑا جو کام کیا ہے اس کے اوپر ہم اسٹیٹ سے معافی مانگیں اور ہم اس سے انکار کر دیں, ہم باہر نکل کر کہیں کوئی تاکہ کوئی ڈائلاگ کا راستہ بنے اور تھوڑا سا آگے بڑھا جائے. تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی ہے, 26 نومبر ہے, یہ ان کا دورہ امتیاز ہے. اور یہ جو جماعت ہے جو فتنہ اور فساد پھیلا رہی ہے, جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتی ہے, کبھی ایک ٹویٹ کیا ہو, یہ حالیہ جنگ ہوئی پاک بھارت اور پاکستان نے کس طرح مطلب عزت بنائی فیلڈ مارشل کی قیادت میں اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی قیادت میں, کس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے. لیکن مجال ہے کہ اس موصوف نے جو مطلب اپنے آپ کو ایک لیڈر کہتا ہے اور بانی بن کے بیٹھا ایک جماعت کا, اس نے ایک دفعہ کہا ہو کہ پاکستان کے لوگوں آپ باہر نکلو اور فوج کو سپورٹ کرو یا دنیا کو بتاؤ کہ ہم سارے ایک پیج کے اوپر کھڑے ہیں. دیکھیے کہ جو جنگیں یا جو حالات آپ کی دنیا کے ساتھ خراب ہوتے ہیں آپ اس میں ان سے لڑ لیتے ہیں, آپ ان سے جھگڑا کر لیتے ہیں, آپ جس طرح ہم نے بھارت سے جنگ جیتی ہے آپ ان سے جیت بھی جاتے ہیں. لیکن جو انٹرنل وار ہوتی ہیں اس میں ریاست کا نقصان ہوتا ہے اور اسی وجہ سے 9 مئی ہم ہارے, 9 مئی عمران خان جیتا اور اس سے اس ملک کو تکلیف ہوئی اور پاکستان کے حالات خراب ہوئے. لیکن یہ ہے کہ اب جو راستہ روکا گیا, جو پاکستان کے اداروں نے اور جو ٹرائل کورٹ نے راستہ روکا ان کا, اس سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ جو بانی کی مشکلات ہیں اس کی بڑی ہیں, جماعت کی مشکلات بڑی ہیں, کیونکہ یہ سب لوگ موقع پر موجود تھے. محمود اور رشید آپ کو دیکھ سکتے ہیں, آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا, آڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں. عمر سرفراز چیمہ وہاں پر موجود رہے, صنم بلوچ وہاں پر تھی, یاسمین راشد وہاں پر موجود تھی, جو یہ بات کہتی رہیں کہ آگے بڑھیں, حساس عمارتوں کی طرف جائیں. اور حساس عمارتوں کی طرف آپ پر جا کر کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جبکہ 21D جو ملٹری ایکٹ ہے وہ تو بڑا کلیئر کہتے ہیں کہ آپ اسلحے سے لیس ہو کر یعنی کہ جو پاکستان کی جو حساس عمارتیں ہیں, جو ان کی تنصیبات ہیں, جو ان کے اثاثہ جات ہیں, آپ ان کی طرف نہیں جا سکتے. تو میرا بڑا ایک معصوم سا سوال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر آپ کا 9 مئی سے تعلق نہیں ہے تو پھر آپ حساس عمارتوں کی طرف کیا لینے گئے, پھر آپ نے وہاں پر کیوں حملے کیے؟ اور سب سے بڑا اس کا ثبوت آپ کے سامنے یہ ہے کہ حسان نیازی جو ایک فوج کی جو ایک سمبل ہے, جو پاکستان کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں, ان کی جو پتلون تھی فوج کی وہ سٹک کے اوپر ایسے جو ہے وہ لہرا رہے تھے, تو کیا ضرورت تھی وہ لہرانے کا؟ کیا مطلب ہے؟ کیوں اس طرح نفرت کا اظہار کیا گیا؟ اور آج وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک پاکستان کے اداروں کے متعلق جو ان کی ہرزہ سرائی ہے وہ بے حد بڑی ہے, وہ کم نہیں ہوئی. اگر دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا جس طریقے سے امریکہ میں قانون ہے ملٹری کے متعلق, انگلینڈ میں موجود ہے کرمنل ڈیمیج ایکٹ موجود ہے, آرمڈ فورسز کا ایکٹ موجود ہے, وہ اگر ہوتے تو یہ 28 ماہ کبھی نہ لگتے. اور یہ 28 ماہ جو لگے ہیں یہ بھی بہت بڑا وقت ہے. اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک بڑی جلدی فیصلے آتے, لوگوں کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہوتے. یہ ہے کہ شفاف ٹرائل ہے, لوگ بری بھی ہو رہے ہیں اس میں, لوگوں کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں. جو موجود تھے ان کو سزائیں ہوئی ہیں, جو وہاں پر موجود نہیں تھے ان کو جزا ہے, وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.